नमस्कार दोस्तों, ITI करियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर अपने माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। माइक्रोमीटर क्या होता है, कितने प्रकार के अपने माइक्रोमीटर होते हैं, कैसे ये काम करता है, ये सारी बातें आज की क्लास के अंदर अपने क्लियर करेंगे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, माइक्रोमीटर है वो एक किस प्रकार का टूल है अपना। तो माइक्रोमीटर हमारा एक सूक्ष्म मापी यंत्र है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जॉब की सूक्ष्मता में माप लेते हैं। ठीक है। तो माइक्रोमीटर के संबंध में मैं पहली बात लिखता हूं, इंट्रोडक्शन। एक माइक्रोमीटर का इंट्रोडक्शन आप क्या बता सकते हो। तो मैंने आपको अभी बताया कि अपना जो माइक्रोमीटर है वो क्या है, एक सूक्ष्म मापी यंत्र अर्थात प्रिसीजन मेजरिंग टूल है। प्रिसीजन मेजरिंग टूल। ओके। अब दूसरी बात आती है मटेरियल। एक माइक्रोमीटर किस पदार्थ से निर्मित रहता है, या फिर जितने भी सूक्ष्म मापी यंत्र रहते हैं वो किस पदार्थ से निर्मित रहते हैं। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है, एक धातु आपको याद रखनी है, निकिल क्रोमियम स्टील। क्या धातु याद रखनी है आपको, निकिल क्रोमियम स्टील। या फिर एक धातु और आप याद रख सकते हो, मैंने लिखा है यहाँ पे वेनेडियम इस्पात। ठीक है। धातु के रूप में आपको क्या याद रखना है, निकिल क्रोमियम स्टील और वेनेडियम स्टील। उसके बाद में देखो अगली बात यहां पे आती है सिद्धांत। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत के ऊपर कार्यरत रहता है, या फिर माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखो, आपको याद रखना है पिच एवं लीड। पिच एवं लीड का सिद्धांत के ऊपर माइक्रोमीटर कार्य करता है। अब देखो, पिच एवं लीड है, ये किससे संबंधित है भाई। तो देखो, ये पिच थ्रेड से संबंधित है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं स्क्रू थ्रेड। ठीक है, स्क्रू थ्रेड। या फिर आपको लिखा मिल सकता है नट एवं बोल्ट के सिद्धांत पे। नट एवं बोल्ट के सिद्धांत पे। क्या बात ध्यान में रखनी है आपको, पिच एवं लीड के सिद्धांत पर या फिर नट एवं बोल्ट के सिद्धांत पे अपना जो माइक्रोमीटर है वो कार्यरत रहता है। ठीक है। उसके बाद में देखो, अगली बात आती है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट या फिर आपको लिखा मिल सकता है अल्पतमांक। अब देखो, लिस्ट काउंट या अल्पतमांक क्या होता है। तो देखो, जिस टूल के द्वारा ली जाने वाली छोटी से छोटी माप क्या कहलाती है भाई, उसकी लिस्ट काउंट या अल्पतमांक कहलाती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कम से कम माप। कम से कम माप। अब देखो, माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होती है वो कितनी होती है। तो देखो, मैं यहां पे लिखता हूं मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली में जो माइक्रोमीटर होता है उसकी लिस्ट काउंट है वो होती है 0.01 mm, और ब्रिटिश प्रणाली के अंदर इसकी लिस्ट काउंट रहेगी 0.001 इंच। ठीक है। अब देखो, लिस्ट काउंट तो मैंने लिख दिया। अब लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, वो भी आप याद रख सकते हो। फॉर्मूला ऑफ लिस्ट काउंट।
क्या सूत्र है भाई? तो देखो, पिच ऑफ थ्रेड बटा नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन, नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन। ठीक है, ये सूत्र है। किसका सूत्र है भाई? लिस्ट काउंट निकालने का सूत्र है। मैं आपको लिस्ट काउंट निकालना भी सिखाऊंगा, लेकिन हम इस क्लास के अंदर नहीं करेंगे। लिस्ट काउंट से संबंधित जो क्लास है वो आपको आगे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास अपनी रहेगी वो लिस्ट काउंट से संबंधित ही रहेगी। ठीक है, अब आगे देखो, बात करते हैं अपने रेंज। एक माइक्रोमीटर की रेंज है वो क्या होती है? तो देखो, मीट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम के अंदर जो माइक्रोमीटर की रेंज होती है वो देखो 25 मिलीमीटर के अंदर होती है। कितनी? 25 मिलीमीटर। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं, तो ये माइक्रोमीटर हमें 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 इस प्रकार से मिलते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में गैप है वो कितना भाई? 25 mm का है। तो इसकी रेंज कितनी हो गई? 25 मिलीमीटर। ब्रिटिश के अंदर जो रेंज होती है वो 1 इंच की होती है, 1 इंच की। जैसे कि ये इस प्रकार से मिलते हैं, 0 से 1 इंच, 1 से 2 इंच, 2 से 3 इंच। तो इनके बीच में गैप कितना है भाई? 1 इंच का गैप है। तो इसकी रेंज कितनी होगी ब्रिटिश के अंदर? 1 इंच। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, देखो, यूज से संबंधित। एक माइक्रोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है? तो माइक्रोमीटर का यूज अपने क्या करते हैं भाई? जॉब का व्यास हो या फिर उसकी लंबाई चौड़ाई या फिर स्लोट हो, उसकी चौड़ाई मापने के लिए, सूक्ष्मता में मापने के लिए हम माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, जॉब की लंबाई चौड़ाई व्यास स्लोट की चौड़ाई आदि को सूक्ष्मता में मापना। यानी कि जॉब है उसकी लंबाई चौड़ाई व्यास या फिर जो स्लोट है उसकी चौड़ाई हम एक्यूरेसी के अंदर माप सकते हैं। किसके द्वारा भाई? माइक्रोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गई माइक्रोमीटर से संबंधित कुछ मुख्य बातें। ठीक है, अब देखो, अपने आगे बढ़ते हैं और आगे अपने देखते हैं कि जो अपना माइक्रोमीटर है इसके कौन कौन से भाग होते हैं, इसके बारे में अपने देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अपने हेडिंग लगाएंगे, पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर। पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर। सबसे पहले अपने हेडिंग लगाएंगे, पहला भाग लिखेंगे फ्रेम। अब सुनना, देखो, फ्रेम भाग है, इसकी सबसे पहले लिखते हैं अपने आकृति। माइक्रोमीटर के अंदर जो फ्रेम होती है वो किस आकार की होती है भाई? तो फ्रेम अंग्रेजी के सी अक्षर के समान होती है। अंग्रेजी के सी अक्षर के समान। अगली बात आती है, देखो, इसका पदार्थ या फिर धातु। अगर आपको पूछा जाए माइक्रोमीटर के अंदर जो फ्रेम भाग होता है वो किस पदार्थ से निर्मित होता है और आपने वहां पे कर दिया निकिल क्रोमियम स्टील, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? कास्ट आयरन, हिंदी में याद रखोगे इसको ढलवा लोहा। ठीक है, नेक्स्ट बात,
नेक्स्ट बार देखो क्या है, यहाँ पे लिखता हूं मैं रेंज, रेंज, और दूसरी चीज लिस्ट काउंट। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइक्रोमीटर के अंदर ऐसा कौन सा भाग है जिसके ऊपर माइक्रोमीटर की रेंज और माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट लिखी हुई होती है, उस भाग को क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। यानी दोनों चीजें हैं ये किसके ऊपर लिखी रहेंगी, हमेशा फ्रेम भाग के ऊपर। तो देखो ये दोनों चीजें फ्रेम पर लिखी होती हैं, ठीक है। अगली बात, अगली बात देखो क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट साइड और यहाँ लिखता हूँ राइट साइड। अब देखो माइक्रोमीटर की जो फ्रेम होती है, फ्रेम के लेफ्ट साइड के अंदर क्या होता है भाई, लेफ्ट साइड के अंदर एनविल भाग होता है। कौन सा भाग होता है, एनविल। और राइट साइड की ओर कौन सा भाग होता है भाई, स्पिंडल। बस फ्रेम के अंदर आपको यही बातें ध्यान में रखनी है। ओके, क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं और आगे मैं हेडिंग लगाता हूं एनविल। दूसरा मुख्य भाग कौन सा भाई, अपना एनविल। एनविल के अंदर देखो पहली बात, पहली बात क्या है, पहली बात मैं लिखता हूं मटेरियल। एनविल है वो किस पदार्थ से निर्मित रहता है, तो आपको क्या बताना भाई, एनविल है वो एलॉय स्टील से बना हुआ होता है, एलॉय स्टील। दूसरी बात, एनविल है वो देखो फ्रेम के किस तरफ होता है भाई, तो यहां पे मैंने आपको बताया था एनविल है वो फ्रेम के लेफ्ट साइड की ओर होता है, बाईं ओर होता है, ठीक है ना। सी फ्रेम के बाईं ओर होता है। अगली मुख्य बात, एनविल है इसका उपयोग क्या है, क्यों लगाया जाता है, तो ये क्या करता है भाई, जब अपने मापन का कार्य करते हैं तो जॉब को आधार प्रदान करने का काम करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है कि जो अपना जॉब है वो किन दो भागों के बीच में आता है या फिर किन दो भागों के संपर्क में आता है, तो अपने को क्या बताना भाई, एनविल और स्पिंडल, ये दोनों भाग है, इन दोनों भाग के बीच में ही अपना जॉब है वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे मापन के समय, मापन के समय जॉब को सहारा देना या फिर आधार प्रदान करना, ठीक है। तो ये हो गए अपने दो भाग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट भाग है अपना स्पिंडल। स्पिंडल, स्पिंडल के अंदर देखो पहली बात, पहली बात मैं लिखता हूं यहां पे मटेरियल। स्पिंडल है वो किस पदार्थ से निर्मित रहता है, तो आपको पदार्थ के रूप में क्या बताना भाई, एलॉय स्टील ही बताना है, ये भी एलॉय स्टील से निर्मित होता है। दूसरी बात, स्पिंडल है वो सी फ्रेम के किधर की ओर होता है भाई, दाईं ओर होता है, यानी कि राइट साइड की ओर होता है। सी फ्रेम के दाईं ओर स्थित होता है, ठीक है। अगली मुख्य बात, अपना जो स्पिंडल भाग रहता है, ये स्पिंडल भाग आधा तो प्लेन रहता है और आधा चूड़ीदार रहता है, यानी आधे जो भाग रहता है वो प्लेन रहता है और आधे भाग के ऊपर इसके चूड़ियां कटी हुई होती है। कौन सी चूड़ी होती है भाई, वी चूड़ी होती है। इसका आधा भाग, आधा भाग चूड़ीदार, चूड़ीदार
वह आधा भाग प्लेन होता है, प्लेन होता है। इसके ऊपर जो चूड़ी रहती है, जो थ्रेड रहती है, वो कौन सी चूड़ी होती है भाई? वी चूड़ी इसके ऊपर कटी हुई होती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्पिंडल भाग। उसके बाद में अगले भाग की बात करते हैं। अगला जो भाग आता है उसका नाम होता है स्लीव या बैरल। कौन सा भाग है अपना? स्लीव या बैरल। इसके अंदर देखो, पहली बात, इस भाग पर जीरो लाइन बनी होती है। इस भाग पर जीरो लाइन बनी होती है। दूसरी बात, एक अपना माइक्रोमीटर होता है, वर्नियर माइक्रोमीटर, उसके ऊपर वर्नियर स्केल होती है। वो वर्नियर स्केल भी कौन से भाग पे रहेंगी भाई? बैरल या फिर स्लीव भाग पर। इस भाग पर वर्नियर स्केल भी अंकित रहती है। अगली बात देखो, इसके ऊपर जो जीरो लाइन रहती है, जीरो लाइन के ऊपर निशान बने हुए होते हैं, अंशांकन बने हुए होते हैं, उसको बोलते हैं मेन स्केल, और नीचे वाले भागों को बोलते हैं सब डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ऊपर वाले जो भाग हैं उसको बोलते हैं मेन स्केल, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे भाई? नीचे वाले को बोलेंगे सब डिवीजन। ठीक है, मेन डिवीजन या फिर मेन स्केल। अब देखो, ऊपर वाला जो भाग है, इसके एक निशान का मान कितना होता है? एक निशान बराबर कितना होता है भाई? 1 mm होता है। यानी ऊपर वाली जो स्केल है उसमें एक भाग का मान 1 mm, और नीचे वाला जो निशान है उसके एक भाग का मान कितना रहेगा भाई? 0.5 mm होता है। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है किसके संबंध में? स्लीव या फिर बैरल। आगे बढ़ते हैं। अगला भाग आता है अपना थिम्बल। थिम्बल, थिम्बल के अंदर देखो, पहली बात, यह भाग आगे से बेवेल किया होता है। पहली बात क्या है इसके अंदर? कि इस भाग को आगे से बेवेल किया जाता है। दूसरी बात, पीछे वाला भाग बेलनाकार होता है। पीछे वाला जो भाग है वो कैसा होता है भाई? बेलनाकार होता है, जिसके ऊपर क्या करी जाती है? नर्लिंग भी करी जाती है। नर्लिंग क्यों करते हैं? ताकि हाथ से ये स्लिप नहीं हो, हाथ की पकड़ है वो मजबूत बने। ठीक है, उसके बाद में अगली मुख्य बात, ये जो अपना थिम्बल भाग रहता है इसके ऊपर एक सर्कुलर स्केल होती है। कैसी स्केल होती है भाई? सर्कुलर स्केल होती है, जिसके ऊपर अंशांकन बने हुए होते हैं। कितने अंशांकन रहते हैं भाई? तो इसके ऊपर 0 से 50 अंशांकन बने हुए होते हैं, यानी कि 50 इसके अंदर अंशांकन होते हैं। ठीक है, एक निशान का मान कितना होता है? एक निशान का मान या फिर एक अंशांकन का मान कितना होता है भाई? तो देखो 0.01 mm होता है, जो कि क्या होता है?
लिस्ट काउंट भी होता है। ठीक है ना। चलिए अगला भाग आता है अपना रेचेट स्टॉप। अगले भाग को किस नाम से जानते हैं भाई? रेचेट स्टॉप। अब देखो रेचेट स्टॉप के अंदर रेचेट स्टॉप होता है वो, देखो माइक्रोमीटर के सबसे लास्ट में होता है, थिम्बल के जस्ट आगे होता है, और उसके ऊपर भी क्या करी जाती है? नर्लिंग करी जाती है। इस भाग पर भी नर्लिंग की जाती है। ठीक है, इस भाग पर भी क्या करी जाती है? नर्लिंग करी जाती है। देखो ये भाग क्यों दिया गया है? जब अपने को माइक्रोमीटर के द्वारा मापन का कार्य करना है, तो जब माइक्रोमीटर को बंद करना होता है तो इसी भाग से अपने को बंद करना चाहिए। अगर हम थिम्बल से बंद करेंगे, जैसे कि मैं माप ले रहा हूँ और थिम्बल से मैं बंद कर रहा हूँ, तो उसको टाइट करूँगा तो मैं तो दबाव कम लगाऊंगा, और एक दूसरा व्यक्ति है हट्टा कट्टा, वो उसके द्वारा मापन का कार्य करेगा और थिम्बल को घुमाएगा तो वो ज़्यादा टाइट कर देगा, तो माप है वो अलग अलग आ जाएगी। इसीलिए रेचेट स्टॉप लगाया गया है। इसके द्वारा हम इसको बंद करते हैं तो माप है वो समान आती है, चाहे इससे कोई भी मापे, दाब है वो सुनिश्चित होता है, एक समान लगता है। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर रेचेट स्टॉप लगाया जाता है। तो देखो यूज क्या है? मापन के समय दाब को सुनिश्चित करने के लिए जब हम इसको टाइट करते हैं, इसको घुमाते हैं, जब अपना जो माइक्रोमीटर है वो कंप्लीट बंद हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो ये चट चट की आवाज़ करता है, विशेष आवाज़ करता है। कैसी आवाज़? चट चट की, जिससे अपने को समझ जाना चाहिए कि अपना जो माइक्रोमीटर है वो बंद हो चुका है और उसको और अधिक टाइट नहीं करना है। ठीक है, इसके अंदर देखो विशेष आवाज़ निकलती है। कैसी आवाज़ निकलती है भाई? चट चट की आवाज़। ठीक है, ये भाग होगा अपना रेचेट स्टॉप। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला भाग है वो है अपना लॉक स्क्रू। लॉक स्क्रू या फिर इसको स्पिंडल लॉक भी कहा जाता है। इसका क्या यूज है भाई? जब अपने मापन का कार्य करते हैं तो माप को लॉक करने के लिए हम इस भाग का यूज करते हैं। मापन के समय माप को लॉक करता है। ओके, तो ये सारे अपने भाग है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखो मैं आगे डायग्राम के ऊपर दिखाता हूँ ये सारे भाग है ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं, कहाँ मौजूद होते हैं। तो देखो चलिए, और ये रहा अपना माइक्रोमीटर का डायग्राम। इसके अंदर देखो सबसे पहले इस भाग को देखते हैं। इस भाग को क्या बोलते हैं भाई? तो इसी भाग को नाम देते हैं सी फ्रेम। ठीक है, जो कि कास्ट आयरन से निर्मित रहता है, और मैंने आपको बताया था इसी भाग के ऊपर रेंज और लिस्ट काउंट लिखी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट भाग आता है अपना एनविल, जो कि फ्रेम के लेफ्ट साइड के अंदर स्थित होता है। दूसरा भाग होता है अपना स्पिंडल। स्पिंडल किधर होता है? फ्रेम के राइट साइड होता है। उसके बाद में ये वाला जो भाग है इसी को क्या नाम देते हैं अपने? लॉक स्क्रू, जिसके द्वारा हम माप को लॉक करने का काम करते हैं। अगला भाग कौन सा आता है? इस भाग को अपने बोलते हैं बैरल या स्लीव। इसी भाग पे क्या होता है भाई? जीरो लाइन होती है, और ऊपर क्या होता है? मेन डिवीजन होते हैं और नीचे सब डिवीजन होते हैं। मेन डिवीजन का मान है एक निशान का मान कितना होता है भाई? एक खाने का मान कितना होता है? 1 mm, और नीचे वाले का आधा mm होता है। उसके बाद में अगला जो भाग है उसको नाम देते हैं थिम्बल।
थिम्बल का आगे का भाग देखेंगे तो आगे का भाग है वो बेवल किया जाता है, यानी कि टेपर किया जाता है। और बीच का भाग देखो प्लेन रहता है। और आगे का भाग है, लास्ट का भाग, वो भी बेलनाकार होता है, लेकिन उसके ऊपर क्या करी जाती है, नर्लिंग करी जाती है। इस भाग के ऊपर एक वर्ताकार सर्कुलर स्केल होती है, जिसके ऊपर कितने निशान बने हुए होते हैं भाई, 0 से 50 निशान बने हुए होते हैं। एक निशान का मान कितना होता है, 0.01 mm। अगला जो भाग है उसको क्या नाम देंगे, रेचेट स्टॉप। रेचेट स्टॉप ये क्या काम करता है, मापन के समय दाब को सुनिश्चित करने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारे अपने माइक्रोमीटर के भाग हो गए। अब अपने आगे बढ़ते हैं और आगे अपने देखते हैं कि माइक्रोमीटर है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो हेडिंग लगाएंगे, टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। सबसे पहला माइक्रोमीटर, उसका नाम आता है आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर, या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में बाहरी माइक्रोमीटर। जिस माइक्रोमीटर के अंदर मैंने आपको भाग गिनवाए थे, वही माइक्रोमीटर अपना कौन सा था भाई, बाहरी माइक्रोमीटर था। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम किसी जॉब की बाहर की माप लेने का काम करते हैं। जैसे कोई जॉब है, उसकी लंबाई मापनी है, चौड़ाई मापनी है, ठीक है, बाहरी व्यास मापना है, तो वो हम इसके द्वारा कर सकते हैं। किसी जॉब की बाहरी माप लेने के लिए, किसी जॉब की बाहरी माप लेने के लिए हम इस माइक्रोमीटर को काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रोमीटर है अपना डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर हिंदी में बोलते हैं इसको गहराई माइक्रोमीटर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, गहराई माइक्रोमीटर। अब सुनना बात, इसके अंदर पहली बात, ये जो माइक्रोमीटर होता है, इस माइक्रोमीटर के अंदर फ्रेम और एनविल भाग नहीं होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, इस माइक्रोमीटर के अंदर फ्रेम और एनविल भाग नहीं होते हैं। फ्रेम और एनविल इसके अंदर नहीं होते। ठीक है, अगली बात, इसका उपयोग। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कोई छिद्र है या फिर स्लॉट है, उसकी गहराई मापनी है, तो वहाँ पे हम इस माइक्रोमीटर को काम में लेते हैं। छिद्र या स्लॉट की गहराई मापना। ठीक है, इसके साथ में देखो हम एक्सटेंशन रोड का यूज़ करते हैं, यानी कि प्रसार छड़ों का यूज़ करते हैं, और हम कोई स्लॉट या फिर छिद्र की अपने गहराई को माप सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकंड नंबर का डेप्थ माइक्रोमीटर। ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और अगला माइक्रोमीटर आता है अपना डिजिटल माइक्रोमीटर। डिजिटल माइक्रोमीटर, देखो इस माइक्रोमीटर के अंदर क्या होता है भाई, इस माइक्रोमीटर के अंदर एक डिस्प्ले लगी रहती है। क्या लगी रहती है भाई, डिस्प्ले लगी रहती है। अब ये डिस्प्ले है, ये क्या काम करती है, तो डिस्प्ले जो माप है उसको इस डिस्प्ले के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है, यानी डिस्प्ले माप को प्रदर्शित करती है।
ठीक है। और इस माइक्रोमीटर के अंदर अपने को रीडिंग निकालने की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि इसके अंदर एलसीडी डिस्प्ले लगी रहती है, जो कि क्या करती है, माप को डायरेक्ट प्रदर्शित कर देती है, अपने को निकालने की आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरी बात, इस माइक्रोमीटर के अंदर जो त्रुटि होने की संभावना रहती है वो बहुत ही कम रहती है। इस माइक्रोमीटर में त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती। ओके, अगली बात आती है लिस्ट काउंट। नेक्स्ट बात क्या है? लिस्ट काउंट। तो देखो, इसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो अलग होती है। अगर यहाँ पे आपने 0.01 mm कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसके अंदर देखो, लिस्ट काउंट के अंदर मीट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम के अंदर इसकी जो लिस्ट काउंट रहती है वो होती है 0.001 mm, और ब्रिटिश के अंदर इसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.0001 इंच होती है। ठीक है, तो ये होगा अपना डिजिटल माइक्रोमीटर। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट माइक्रोमीटर। अगला माइक्रोमीटर है अपना इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर, या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में आंतरिक माइक्रोमीटर। आंतरिक माइक्रोमीटर। अब देखो, ये जो माइक्रोमीटर रहता है इसकी बॉडी के एक तरफ तो एनविल लगा रहता है और दूसरी तरफ हम एक्सटेंशन रोड का यूज करते हैं। किस काम के लिए इसको यूज करते हैं? तो देखो, इसके द्वारा हम कोई स्लॉट है, छिद्र है, उसकी चौड़ाई अपने को जांचनी है, मापनी है, तो वो हम इसके द्वारा कर सकते हैं। इसकी बॉडी के एक सिरे पर एनविल तथा दूसरे सिरे पर एक्सटेंशन रोड या फिर प्रसार छड़ का उपयोग करते हैं। ठीक है, और जब हम इसका यूज करते हैं तो इसके अंदर हम एक हैंडल को भी लगाते हैं, यानी कि इसको अपने काम में लेते हैं तो हैंडल के द्वारा इसको यूज करते हैं। इसमें लगे हैंडल के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है इसका उपयोग क्या है भाई? तो देखो, किसी जॉब का आंतरिक व्यास जॉब की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्लॉट की आंतरिक चौड़ाई मापना। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम भाई?
किसी जॉब है उसके आंतरिक व्यास को जान सकते हैं, या फिर कोई स्लॉट है उसके आंतरिक चौड़ाई को हम माप सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंतरिक माइक्रोमीटर। ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट माइक्रोमीटर आता है अपना वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर, देखो जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है वो अपना जो आउटसाइड माइक्रोमीटर था उसी के समान होता है, बस थोड़ा सा अंतर है। आप यहाँ पे देखना, ये जो भाग है बैरल या स्लीव भाग, इसके ऊपर देखो जो जीरो लाइन होती है, जीरो लाइन के समांतर कुछ अन्य रेखाएं होती है जिनको अपने क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल बोलते हैं। ठीक है, और इस माइक्रोमीटर को क्या बोलेंगे, वर्नियर माइक्रोमीटर बोलेंगे। यानी कि जिस माइक्रोमीटर के अंदर वर्नियर स्केल रहती हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्नियर माइक्रोमीटर बोलते हैं। तो देखो इसमें स्लीव पर, इसमें स्लीव पर कुछ अन्य रेखाएं यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे ऐसे लिखता हूं, इसमें स्लीव पर जीरो लाइन के समांतर, जीरो लाइन के समांतर कुछ अन्य रेखाएं होती हैं, कुछ अन्य रेखाएं होती हैं, उन्हें वर्नियर स्केल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भाई, वर्नियर स्केल कहते हैं। अगली बात देखो, इसका लिस्ट काउंट, इसका लिस्ट काउंट है वो भी ध्यान में रखना है। मीट्रिक और ब्रिटिश, मीट्रिक सिस्टम के अंदर इसका जो लिस्ट काउंट रहता है वो होता है 0.001 mm, और ब्रिटिश के अंदर इसका लिस्ट काउंट रहेगा 0.0001 इंच। लास्ट बात, इसके अंदर इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो देखो साधारण जो आउटसाइड माइक्रोमीटर रहता है उसकी अपेक्षा शुद्धता के अंदर जॉब को मापने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। साधारण माइक्रोमीटर की अपेक्षा, साधारण माइक्रोमीटर की अपेक्षा अधिक शुद्धता में जॉब को मापना। ठीक है, तो ये हो गए अपने माइक्रोमीटर। अब देखो ये जो 5 प्रकार के माइक्रोमीटर मैंने आपको बताया थे, ये देखो साधारण प्रकार के माइक्रोमीटर होते हैं। अब देखो इससे आगे जो माइक्रोमीटर आएंगे वो अपने स्पेशल टाइप के माइक्रोमीटर होते हैं जिनको विशेष उद्देश्यों के लिए यूज किया जाता है। स्पेशल माइक्रोमीटर, इसके अंदर अपना पहला जो माइक्रोमीटर है वो है अपना स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, देखो पहली बात, इस माइक्रोमीटर के अंदर जो इसका एनविल भाग रहता है, कौन सा भाग भाई, एनविल भाग। एनविल भाग है उसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है भाई, वी के समान होती है। ठीक है, एनविल वी के समान होता है या फिर इसके अंदर वी खांचा कटा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, इसमें जो स्पिंडल रहता है, स्पिंडल, उस स्पिंडल की जो आकृति रहती है वो कैसी रहती है भाई, शंकु के समान रहती है। और इसके अंदर जो वी खांचा रहता है इसका अपने को कोण भी पूछ सकता है, कितना कोण होता है भाई, 60 डिग्री होता है। ठीक है,
और इस माइक्रोमीटर के अंदर जो एनविल भाग है इसको अपने क्या कर सकते हैं भाई, चेंज भी कर सकते हैं। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इस माइक्रोमीटर में, इस माइक्रोमीटर में एनविल को बदला जा सकता है, एनविल को बदला जा सकता है। ठीक है, अगली बात आती है इसका यूज। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो देखो, स्क्रू थ्रेड का जो पिच है उसका व्यास जांचने के लिए हम इस माइक्रोमीटर को काम में लेते हैं। स्क्रू थ्रेड का पिच व्यास मापना, स्क्रू थ्रेड का पिच व्यास हम इसके द्वारा माप सकते हैं। तो ये हो गया अपना स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला माइक्रोमीटर आता है भाई 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। थ्री पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। सबसे पहली बात, इस माइक्रोमीटर के अंदर स्प्रिंग युक्त 3 एनविल लगे हुए होते हैं। स्प्रिंग युक्त 3 एनविल होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये जो एनविल रहते हैं ये एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। ये एनविल एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर स्थित रहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में अगली बात देखो, रेंज। इस माइक्रोमीटर की रेंज क्या होती है? तो देखो, इस माइक्रोमीटर की रेंज 0 से 10 मिलीमीटर होती है, यानी कि कितने mm की रेंज हो गई भाई? 10 मिलीमीटर की। अगर हम इसके लिस्ट काउंट की बात करें, लिस्ट काउंट या फिर अल्पतमांक, तो वो आपको इसका अल्पतमांक ध्यान में रखना, कितना? 0.005 mm। ठीक है, 0.005 mm। उसके बाद में नेक्स्ट बात, इसका यूज, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखो, इस माइक्रोमीटर का उपयोग कोई जॉब है उसका आंतरिक व्यास अपने को मापना है शुद्धता के अंदर, तो वो हम इसके द्वारा माप सकते हैं। जॉब का आंतरिक व्यास शुद्धता में मापना। ठीक है, ये हो गया अपना दूसरा माइक्रोमीटर। ये इसका डायग्राम है भाई। आगे बढ़ते हैं और आगे अपने देखते हैं 3 नंबर का माइक्रोमीटर अपना वी एनविल माइक्रोमीटर। वी एनविल माइक्रोमीटर। देखो, सबसे पहली बात, इस माइक्रोमीटर के अंदर एनविल नहीं होता है। इसके अंदर जो फ्रेम रहती है वही एनविल का कार्य करती है, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो। तो देखो, इस माइक्रोमीटर में एनविल, इस माइक्रोमीटर में एनविल नहीं होता है। नेक्स्ट बात, इसमें
फ्रेम ही एनविल का कार्य करती है। फ्रेम ही क्या करती है भाई? एनविल का कार्य करती है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग कोई गोल जॉब है उसका व्यास अपने को जांचना है तो वो हम इसके द्वारा कर सकते हैं। गोल कार्यखंड का व्यास मापना। ठीक है। इसका जो स्पिंडल रहता है वो देखो शंकु के समान रहता है, ये भी इसके अंदर अपने को ध्यान में रखना है। ये इसका डायग्राम है। और आगे बढ़ते हैं, अगला जो माइक्रोमीटर है उसका नाम आता है ट्यूब माइक्रोमीटर। ट्यूब माइक्रोमीटर। ट्यूब माइक्रोमीटर के अंदर जो स्पिंडल रहता है, स्पिंडल और एनविल, ये एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थित रहते हैं। एनविल व स्पिंडल एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर 90 डिग्री के कोण पर स्थित रहते हैं। ठीक है। उसके बाद में इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो 2 mm से कम मोटाई वाली सीट या फिर जो अपना पाइप है उसकी मोटाई को मापने के लिए हम इस माइक्रोमीटर को काम में लेते हैं। जब अपना पाइप है उसकी मोटाई है वो अपने नॉर्मल माइक्रोमीटर के द्वारा नहीं माप सकते तो वहाँ पे अपने को इस प्रकार का माइक्रोमीटर काम में लेते हैं। 2 mm से कम मोटाई की शीट या पाइप की मोटाई मापना। ठीक है, ये इसका हो गया यूज। उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, लास्ट अपना माइक्रोमीटर आता है फ्लेंज माइक्रोमीटर। फ्लेंज माइक्रोमीटर। फ्लेंज माइक्रोमीटर के अंदर जो एनविल रहता है, एनविल और स्पिंडल, ये दोनों फ्लेंज की आकृति के समान रहते हैं, जैसे कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। दोनों फ्लेंज की आकृति में बने हुए होते हैं। तो देखो एनविल व स्पिंडल, एनविल व स्पिंडल फ्लेंज की आकृति में बने होते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखो जो गियर होता है, गियर के दांतों की कोर्डल थिकनेस अपने को जांचनी होती है, वहां पे हम इस माइक्रोमीटर को काम में लेते हैं। यूज के अंदर लिखेंगे गियर के दांतों की कोर्डल थिकनेस मापना। ठीक है, तो ये अपने माइक्रोमीटर है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो माइक्रोमीटर से संबंधित एक बात और, एरर ऑफ माइक्रोमीटर। एरर ऑफ माइक्रोमीटर, ये देखो क्या होता है। माइक्रोमीटर को बंद
करने पर, माइक्रोमीटर को बंद करने पर जब क्या होगा, स्पिंडल और एनविल दोनों आपस में मिल जाएंगे तो अपना माइक्रोमीटर है वो बंद हो जाएगा। बंद होने पर यदि थिम्बल का जीरो लाइन से पीछे या आगे हो, उसे क्या कहते हैं भाई, जीरो एरर कहते हैं। उसे माइक्रोमीटर का क्या कहते हैं, जीरो एरर कहते हैं। देखो थिम्बल का जो जीरो है वो जीरो लाइन से या तो पीछे है या आगे है माइक्रोमीटर को बंद करने के बाद, तो उसको क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर का जीरो एरर कहते हैं। अब देखो ये जीरो एरर है, ये कितने प्रकार का होता है, तो देखो ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है धनात्मक एरर, जिसको त्रुटि भी कहते हैं, धनात्मक त्रुटि और ऋणात्मक त्रुटि। ठीक है, ये कब होगी, जब थिम्बल का जीरो लाइन से पीछे हो। जब थिम्बल का जीरो लाइन से पीछे हो तो वो कौन सी त्रुटि होगी, धनात्मक त्रुटि होगी। और इसके अंदर अपने क्या करते हैं, टोटल जो माप है उसके अंदर अपने क्या करते हैं, टोटल मेजरमेंट है उसके अंदर अपने क्या करेंगे, त्रुटि को घटा देंगे। ठीक है, एरर को घटा देंगे, तो अपना राइट आंसर है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा। अब देखो ऋणात्मक त्रुटि है, इसके अंदर क्या होगा, जब थिम्बल का जीरो लाइन से आगे हो, तो वो कौन सी त्रुटि होगी, ऋणात्मक त्रुटि होगी। इसके अंदर अपने क्या करेंगे, टोटल जो माप है इसके अंदर अपने एरर को प्लस कर देंगे, तो अपना जो आंसर है वो अपने को सही प्राप्त हो जाएगा। अब देखो एक अपने क्वेश्चन भी करते हैं कि अपने पास में कोई माइक्रोमीटर के द्वारा अपने माप ली और माप लेने के पश्चात अपने को 30.58 मिलीमीटर की रीडिंग प्राप्त हुई और इसके अंदर एरर है। कौन सा एरर है भाई, पॉजिटिव एरर है। इसके अंदर पॉजिटिव एरर भी है। इसके अंदर कितना एरर है, 0.03 mm का एरर है। तो इसकी वास्तविक जो माप है वो क्या होगी, तो देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो टोटल माप है, टोटल माप, इसके अंदर अपने को क्या करना है, जो एरर है उसको अपने को घटाना होगा धनात्मक के अंदर। ठीक है, क्या करना होगा, घटाना होगा। तो यहाँ पे अपने इसको माइनस कर देंगे, तो अपने को रीडिंग है वो कितनी प्राप्त होगी, 30.35 mm, जो कि वास्तविक माप है। अगर अपने को यही क्वेश्चन ऋणात्मक के अंदर करना होगा तो अपने को क्या करना होगा, टोटल में से प्लस एरर है उसको प्लस करना होगा, तो अपने को राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एरर है, इसको अपने ठीक कैसे कर सकते हैं, तो देखो मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। देखो ये अपना माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर के अंदर जो बैरल या स्लीव भाग होता है इसके अंदर एक छिद्र होता है। उस छिद्र के अंदर ये वाला जो स्पिनर है, हुक स्पिनर, इसका जो हुक है, पिन है, इसको अपने डाल के और इसको घुमा के इसका एरर है वो अपने सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना माइक्रोमीटर का जो टॉपिक है ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगली जो क्लास रहेगी वो लिस्ट काउंट से संबंधित रहेगी। ठीक है, अगली क्लास के अंदर अपने देखेंगे कि जो माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट है वो किस प्रकार से निकाली जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।